हाय दोस्तों, आज ये वीडियो हमारा पहला वीडियो है एक नए सब्जेक्ट का, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों के साथ इलेक्ट्रिकल मशीन का बेसिक डिस्कस करने वाला हूं, सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं, वेटेज बताने वाला हूं और साथ ही साथ ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल मशीन को टैकल करने की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा, सिलेबस पे, दूसरा वेटेज पे, स्ट्रेटेजी पे और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल मशीन्स के सिग्निफिकेंस पे। ठीक है, ये सारी चीजें बात करेंगे। तो पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने वाला है। अब देखो, ये तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिकल मशीन्स जो है इलेक्ट्रिकल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आप सभी लोग जानते हो कि बिना इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, और ये भी जानते हो कि जहां कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, चाहे वो पीएसयू हो चाहे वो एमटेक हो, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से हमेशा ये एक्सपेक्ट किया जाता है दैट ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स। ठीक है, तो ज्यादातर जगह जहां भी इंटरव्यू दोगे ना, वो इंटरव्यू सेंटर्ड होता है मशीन्स पे। और जितने भी लोग पहले कभी तैयारी कर चुके हैं या कॉलेज में भी देखा होगा, मैं ये मानता हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो किसी सब्जेक्ट में वो इलेक्ट्रिकल मशीन्स है ना। तो इस सब्जेक्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग डील करने वाले हैं। साथ साथ मैं आपको लगातार ये बताता रहूंगा कि क्या चीजें आपको एग्जाम तक कैरी करना है और क्या चीजें आप छोड़ सकते हो। ठीक है, कोर्स जो कवर करेंगे वो पूरा इन डिटेल करेंगे, जिससे कि आपकी नॉलेज भी इंप्रूव हो और साथ ही साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी रहे। लेकिन कोर्स का जो पार्ट आपको कैरी करना है एग्जाम तक, वो पार्ट रहेगा जो प्रॉब्लम वीडियो के अंदर यूज होने वाला है। जितना भी पार्ट क्वेश्चंस में यूज होने वाला है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार करना है। बाकी थ्योरी वाला पार्ट समझने के लिए बहुत अच्छा है, नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कि वो उतना ज्यादा एग्जाम के अंदर यूज ना हो पाए। तो मशीन्स के कोर्स को जो है ना, हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करना। एक तो फर्स्ट जो कि आपके कॉन्सेप्ट हम लोग फ्रेम करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो मिलने वाली है। दूसरा वो जितना पार्ट आपको एग्जाम के अंदर मार्क्स दिलाएगा, चाहे फिर वो एग्जाम गेट हो, ईएसई हो या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो। ठीक है, वो वाला पार्ट अलग से रखा जाएगा। अब देखो, जब मशीन के सिलेबस की बात करते हैं तो मैं मशीन के सिलेबस को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हूं। पहला पार्ट है अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें कि मैं कुछ बेसिक्स आपके कवर करूंगा जो कि मशीन पढ़ने से पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है। सेकंड चैप्टर हम कवर करेंगे ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, थर्ड हम कवर करेंगे इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। ठीक है, फोर्थ पार्ट हम कवर करने वाले हैं डीसी मशीन्स। फिफ्थ सिंक्रोनस मशीन्स। सिक्स रहेगा अपना इंडक्शन मशीन्स। ठीक है, सेवेंथ रहेगा स्पेशल मशीन। तो ये सभी चीजें हम लोग डील करेंगे इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर। तो इसको मैं 7 यूनिट्स कह सकते हो या 7 चैप्टर्स कह सकते हो। मशीन को मैं इन चैप्टर्स में जनरली डिवाइड करता हूं। अब देखो, ज्यादातर आप देखोगे कि कहीं भी आप मशीन कवर करते हो, सेल्फ स्टडी करते हो या फिर किसी इंस्टीट्यूट में या कहीं भी आप कवर करते हो, तो मेजरली आप 4 चैप्टर आपके सुनने में आते हैं, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस और इंडक्शन। बट इसके अलावा भी मशीन के कुछ टॉपिक्स हैं जिसपे कि क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है और साथ ही साथ वो मशीन के कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए भी जरूरी है। तो उसमें हमारे 2 चैप्टर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन और स्पेशल मशीन। अगर मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गेट में 2 से लेकर के 6 चैप्टर्स ये आपके गेट सिलेबस के अंदर इंक्लूड होते हैं।
ईएस या अदर एग्जाम्स में आपका ये 7th चैप्टर भी आ जाता है, स्पेशल मशीन। और ये चैप्टर नंबर 1 क्या है, ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। पहले चलो एक काम करते हैं, वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। गेट में इस सब्जेक्ट का जो वेटेज होता है अपना, गेट वेटेज इस सब्जेक्ट का होता है अपना 12 से 15 मार्क्स का। तो काफी डोमिनेटिंग हमारा सब्जेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन, क्योंकि काफी ज्यादा वेटेज के अंदर ये पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपको स्टैंडर्ड बुक्स रेफर करनी है तो मैं बुक्स भी बता देता हूं। बुक्स क्या क्या फॉलो कर सकते हो, देखो, एक फॉलो कर सकते हो इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये पीएस भीमरा जी की बुक आती है। दूसरी इनकी ही एक और बुक आती है जिसमें मशीन के कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो फर्स्ट बुक में नहीं है, जनरलाइज थ्योरी, अगेन बाय पीएस भीमरा, ठीक है, नागराज कोठारी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर ओवरऑल अगर आपको सारा सिलेबस एक ही बुक के अंदर चाहिए गेट ईएस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप ले सकते हो जो किताब हमारी पब्लिकेशन की आती है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जो किताब मैंने खुद लिखी है बाय अंकित गोयल। इसके अंदर आपको क्वेश्चन भी काफी ज्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, और थ्योरी भी इसके अंदर आपको सफिशिएंट मिलेगी। तो जिसको स्टैंडर्ड बुक से रेफर करना है वो फर्स्ट 2 बुक्स को फॉलो कर सकता है, और जिसको क्वेश्चन और थ्योरी एक जगह पे कंप्लीट चाहिए, दैट कैन रेफर द ऑप्शन 3, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स बाय अंकित गोयल। ये आपको अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बुक्स हैं, वेटेज है और बेसिक हमारा सिलेबस है। अब आगे की बातें करते हैं। देखो ये सब चीजें आप लोग पहले से भी जानते हो, कोई मैंने इसमें नया चीज अभी तक ऐड नहीं किया है। तो थोड़ा आगे की बात करते हैं। अब देखो सबसे पहली चीज है कि जैसा मैं जानता हूं कि इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी फेस होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि देखो मशीन का कोर्स जो है ना वो काफी वास्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो मशीन के अंडर ही मिलने वाले हैं। तो जब इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है तो क्या होता है, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं पीछे के टॉपिक्स में कहीं ना कहीं भूलने लगता हूं। लेकिन क्या होता है, इसका रीजन सिंपल सा अगर मैं बात करूं कि आप जनरलाइज नहीं कर रहे हो कॉन्सेप्ट को। अगर आप कॉन्सेप्ट को जनरलाइज कर लोगे, चीजों में सेंस लगने लगेगा, आपको लॉजिक लगने लगेगा, कॉमन सेंस पे चीजें आने लगेंगी, तो सभी मशीन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि कॉमन होती हैं। अगर आप वो कॉमन चीज ढूंढ लोगे, वो थीम ढूंढ लोगे, वो पैटर्न ढूंढ लोगे, तो होगा क्या कि बहुत सारा चीजों को याद रख पाना इजी हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपनी अप्रोच फॉर्मूले तक रिस्ट्रिक्ट रखोगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला, जब तक आपकी वो थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाएगी। मशीन के क्वेश्चन में देखो हमेशा क्या होता है, जो भी लैंग्वेज लिखी है उस लैंग्वेज से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से जरूरी है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के उसको डिकोड करके ये समझ पाओगे वो क्या बताना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, तभी आप वो क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे। मशीन के क्वेश्चन कभी भी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते जितने अदर सब्जेक्ट के होते हैं कि डेटा देख के आप आंसर निकाल दो, इतना सीधा तो नहीं होता। उसमें लैंग्वेज हमेशा यूज्ड होती है। तो लैंग्वेज जब यूज्ड है तो हमेशा क्वेश्चन को पेशेंटली रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज मैक्सिमम स्टूडेंट्स की आदत क्या हो जाती है, एग्जाम प्रेशर में वो 30 सेकंड भी किसी क्वेश्चन को रीडिंग को नहीं दे सकते। सिर्फ प्रेशर का खेल है। जब आपका टाइमर चल रहा होता है ना तो हम लोग एक हड़बड़ी में रहते हैं, यार जल्दी से जल्दी कैसे आंसर निकाला जाए, कैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूं, कहां से मैं इसको स्टार्ट करूं, ये चीजें माइंड में घूमती हैं। और इन सब चीजों को चलते क्या होता है कि वो चीज से हमारा ध्यान हट जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। अब या तो क्या होगा, आपको डेटा भी समझ आ जाएगा, आप सोल्यूशन भी कर दोगे, लेकिन कोई की पॉइंट स्किप कर जाओगे क्योंकि आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। या कई बार वो क्वेश्चन ही क्लिक नहीं करेगा। क्यों क्लिक नहीं करेगा? क्योंकि मैं उसको रीड करना ही नहीं चाह रहा। मेरा हमेशा से शुरू से एम ही क्या था कि कैसे इसको सॉल्व करूं। शायद एक बार पढ़ लेता तो उसका सोल्यूशन काफी ज्यादा इजी या काफी ज्यादा
एक तरह से ये कह दो कि बहुत ज्यादा ट्रिवियल हो जाता कि हाँ भाई ऐसे ही होगा। तो ये बात पे ध्यान देना, मशीन के अंदर अपनी अप्रोच जो है ना बाकी सब्जेक्ट से थोड़ी डिफरेंट रखना। यहां रेदर देन कि ये जज करो कि क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व होगा, कहां से शुरू करना है, सबसे पहला काम ये करो कि क्वेश्चन को अच्छे से समझो कि वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछना चाहता है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन बेस्ड है। उसके बाद फॉर्मूले की बात करोगे तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज मशीन के अंदर क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक नहीं हो पाते। ठीक है। अब देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, जैसा मैंने बोला कि मशीन काफी वास्ट हो जाता है, तो मशीन के अंदर ना थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं और वो थ्योरी को आप कभी भी ना लॉन्ग टर्म कैरी नहीं कर पाते हो। तो मैं हर कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत बेसिक लेवल तक लेकर के जाऊंगा। ठीक है। लेकिन अगेन मैं यही बता रहा हूं कि आज से 1 महीना बाद अगर आप देखोगे, 2 महीना बाद देखोगे, तो हो सकता है कि आपके वो कॉन्सेप्ट्स उतना रिटेन्ड ना रहें। तो यानी रिटेंशन पे जो काम करना है वो थ्योरी पे नहीं, हमेशा काम करना न्यूमेरिकल पे। अगर 15 नंबर का भी मशीन आता है तो गारंटीड है 13 से 14 नंबर उसमें न्यूमेरिकल पार्ट को दिए जाएंगे। ठीक है। इवन ईएस के अंदर अगर मशीन आता है तो थ्योरी इतना ज्यादा आज के टाइम में डोमिनेट नहीं करती है जितना न्यूमेरिकल पोर्शन डोमिनेट करता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी अगर आपने अटेन कर ली बहुत बेहतरीन तरीके से, तो आप कभी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। लेकिन जब तक थ्योरी के पीछे भागोगे तो थ्योरी को आपके माइंड से डिलीट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत सारे बच्चों का ये इशू मेरे पास आता है कि थ्योरी वाले क्वेश्चन हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल हमसे बन जा रहे हैं। अगर एंड तक आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाओ मशीन के, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। आपकी गिनती उन कुछ बच्चों में होगी जो मशीन में अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो कभी भी अपना एम ये लेके मत चलो थ्योरी क्वेश्चन क्रैक करना है। थ्योरी क्वेश्चन क्रैक करने के लिए हर थ्योरी कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे रहना चाहिए। किसी भी फैकल्टी के लिए थ्योरी कर पाना आसान क्यों होता है? क्योंकि वो उसी एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स एक साल के अंदर टीच करते हैं। अगर मैं मशीन ही 4 बार 5 बार पढ़ाने वाला हूं तो ऑब्वियसली मुझे उसके कॉन्सेप्ट याद रहेंगे। लेकिन आप लोगों को 12 सब्जेक्ट कैरी करने हैं गेट तक, या और किसी एग्जाम में भी मोर देन 10 सब्जेक्ट आपको हर जगह कैरी करने हैं। और अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट को कैरी करने वाले हो तो आप कभी भी एक सब्जेक्ट का वर्ड बाय वर्ड रिमेंबर नहीं कर सकते। तो याद उतनी चीजें रखो जितनी एग्जाम में काम आएंगी, जितनी चीजों के बारे में पूछा जाता है, जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ए टू जेड हर चीज याद करना आपका एम नहीं है। इसीलिए हमेशा जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जब मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो इस चीज पे ध्यान देना कि मैं किन कॉन्सेप्ट्स को बोल रहा हूं कि इनको याद रखना है, इनको एग्जाम में लेकर के जाना है। ठीक है। तो अप्रोच ऐसा मत रखना कि जितने भी नोट्स आपके बनेंगे कि वो सारे नोट्स हम याद कर ले, नहीं। सिर्फ उनका उतना पोर्शन हमें याद रखना है जितना एग्जाम में यूजफुल रहेगा। पढ़ाएंगे हर चीज ताकि आपकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बने हर सब्जेक्ट की, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए आपको एकदम लेजर फोकस रहना है, बहुत ज्यादा फोकस रहना है उन कॉन्सेप्ट पे जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है। ये दो चीजों का ध्यान रखना, न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से रीड करना है तभी न्यूमेरिकल क्रैक कर पाओगे। और दूसरी बात मैंने क्या बताई, जो एक्सेस थ्योरी है, जो एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स हैं जिसपे कि क्वेश्चन नहीं फ्रेम होगा, उसको समझने में अच्छा है बट उसको एग्जाम तक बार बार रिवाइज नहीं करना, ना ही उसको रटने की कोशिश करनी है। अब मैं टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताता हूं कवर क्या करने वाले हैं। तो जो देखो हमारा चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, इसमें मैं कवर क्या करूंगा, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मेरा डिस्कशन आपसे रहेगा इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स के रिगार्डिंग, कि मशीन के अंदर कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन, आयरन, इन सब के बारे में बात करेंगे। और ये समझेंगे कि इन्हीं मटेरियल्स को क्यों चूज किया गया और किसी मटेरियल को क्यों यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है। इससे आपको मशीन की कंस्ट्रक्शन के बारे में नॉलेज मिलती है कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो मटेरियल जिस पर्टिकुलर जगह पे यूज हो रहा है उसका रीजन क्या है, ताकि अगर कभी कोई इंटरव्यू में पूछ ले भाई आयरन से ही कोर क्यों बनता है, तो आप टू द पॉइंट बहुत सटीक आंसर दे पाओ। उसके लिए ये टॉपिक का नॉलेज बहुत जरूरी है। दूसरा पार्ट हम कवर करेंगे इसके अंदर, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। देखो ईएमटी आपका एक
एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है, लेकिन ईएमटी वाले सब्जेक्ट में जिस तरह से हम ईएमटी कवर करते हैं वो मेनली क्वेश्चन के हिसाब से होता है। क्वेश्चन के हिसाब से क्या मतलब है कि हमें ये देखना है कि क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, उसके अंदर थ्योरी पे उतना फोकस नहीं होता है। लेकिन मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को ऐसे भी समझाने पड़ेंगे जो ईएमटी में क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता, बट वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको परफॉर्म करना है या बेसिकली मशीन का एनालिसिस अगर आपको समझना है तो ईएमटी के कुछ कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो वो हम लोग यहां पे रिव्यू करेंगे। काफी कॉन्सेप्ट आपके ईएमटी के सिलेबस में ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे, तो अगर ईएमटी में अच्छा कमांड है तो इस वाले पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, बट एक बार देखने में कोई बुराई नहीं है, आगे की मशीन्स के लिए आपको ये काफी हेल्प आउट करेगा। तीसरा पार्ट मैं बेसिक्स के अंदर, इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करूंगा आपका पर यूनिट सिस्टम। ठीक है, पर यूनिट सिस्टम आपका मशीन्स और पावर सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मशीन से ज्यादा रेलिवेंट है वो पावर सिस्टम के अंदर। इसमें हम क्या करते हैं, हर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड रिड्यूस कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय अ सर्टेन नंबर। जब मैग्नीट्यूड कम हो जाता है तो उन क्वांटिटीज के साथ डील करना आसान हो जाता है, बड़ी लार्ज क्वांटिटीज के साथ डील करना इतना इजी नहीं होता। तो ये वाला पार्ट इंट्रोडक्शन है, इसको ऐसे समझो ये टूल्स हैं जो मशीन के अंदर जाने वाले हैं, जो मशीन के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। ये मशीन के सिलेबस का पार्ट नहीं है एज सच। ठीक है, इसको क्वेश्चन से ज्यादा किस तरह से देखना है कि इनका यूज कैसे करूंगा मैं मशीन्स के कोर्स में। अब चैप्टर 2 पे आता हूं। चैप्टर 2 है अपना ट्रांसफॉर्मर। भाई ट्रांसफॉर्मर में देखो हम सबसे पहले शुरुआत कहां से करते हैं, या एक टॉपिक और इसके अंदर हम कवर कर लेंगे, फिर चैप्टर 2 पे आएंगे जो कि है मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये जो पर यूनिट सिस्टम और मैग्नेटिक सर्किट वाला टॉपिक है ना, इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, बाकी इन दोनों पे डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारा गेट के अंदर नहीं पूछा जाता है। अब ये मैग्नेटिक सर्किट क्या चीज होती है, इसमें हम ये देखेंगे जो भी सिस्टम मैग्नेटिक है, जहां मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, करंट है, उन सिस्टम्स को कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ला सकते हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट में लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम नेटवर्क एनालिसिस जानते हैं, नोडल जानते हो, मैश जानते हो, थेवेनिन जानते हो, नॉर्टन जानते हो, जब ये सभी चीजें जानते हो, समझते हो, तो इन रूल्स को हम इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक सिस्टम्स को अलग से पढ़ने से अच्छा है कि उनको किसी तरह से इलेक्ट्रिकल के अंदर ले आओ और उसके बाद अपने नेटवर्क के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हें अप्लाई करके सॉल्व कर पाओ। तो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अगर इन सभी टॉपिक्स में मैं बात करूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या मशीन के लिए कोर क्या है, दैट इज दिस मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है, ये बहुत रेलिवेंट है। अब देखो सबसे पहले अगर चैप्टर 2 की बात करें, ट्रांसफॉर्मर्स की, इसके अंदर हम कहां से शुरू करेंगे। हर मशीन की शुरुआत होगी मशीन की कंस्ट्रक्शन से। ठीक है, इसमें हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या क्या पार्ट्स यूज होते हैं, हर पार्ट का वर्किंग क्या है, कैसा वो पार्ट दिखता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और जब एक बार इन चीजों को विजुअलाइज कर पाओगे तो मैं ये मानता हूं कि इसमें रटने वाला कुछ भी नहीं रह जाएगा। थोड़े बहुत पॉइंट्स होते हैं जो कि याद रखे जाते हैं, बट एक बार विजुअलाइजेशन अच्छा हो जाएगा ना, तो ये चीजें बहुत टिप्स पे आ जाएंगी। देखो ट्रांसफॉर्मर अब जब एज अ टॉपिक मैं बात करूं तो वर्किंग में कुछ नहीं है ना, नेटवर्क के अंदर भी बात कर ही लेते हो बेसिक ट्रांसफॉर्मर की N2/N1 N1/N2। तो बेसिक ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत ज्यादा वर्किंग वाला पार्ट नहीं इंक्लूड होता है, या वर्किंग उसकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्ट्स के बाद हम सबसे पहले जाते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पे। ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन निकाली जाती है कि उसके अंदर जो भी ईएमएफ बनने वाला है वो कैसे डिराइव करेंगे। ईएमएफ निकालने के बाद हम आ जाते हैं ट्रांसफॉर्मर पे करंट देखेंगे, बट सबसे पहले जो मैं करंट की बात करूंगा, मैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात करूंगा। तो हम सबसे पहले ये समझेंगे एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या चीज है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो देखो ट्रांसफॉर्मर पे जो ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ना, ज्यादातर वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे होते हैं, जहां थोड़ा सा आपका दिमाग यूज होता है। तो जब हम ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर के कंसेप्ट को कवर कर लेंगे, वोल्टेज समझ लेंगे, करंट समझ लेंगे, तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। उन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और उसको सॉल्व किस तरह से हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन आएगा, दिमाग वाला क्वेश्चन आएगा, तो वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे आ सकता है। ठीक है, आइडियल ट्रांसफॉर्मर कवर करने के बाद हम आगे मूव करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोर लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर। तो कोर लॉसेस को इंक्लूड करेंगे। देन हम बात करेंगे इसके अंदर वाइंडिंग रेजिस्टेंस की, कि वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को अगर इंक्लूड कर लिया जाए। फिर लीकेज रिएक्टेंस की। तो ये सारी चीजें मिलकर के ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्रैक्टिकलिटी इंट्रोड्यूस करेंगी, या ये कह दो धीरे धीरे उसकी आइडियलिटी को रिमूव किया जाएगा, जो भी उसके अंदर आइडियल सिनेरियो था। तो अब जब हम यहां तक पढ़ लेते हैं तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट आ जाता है। इक्विवेलेंट सर्किट। तो पहले हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर पे प्रॉब्लम्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट पे बेस्ड प्रॉब्लम। इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली क्या हो गया, एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो गया। तो इस पे नेटवर्क बेस्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है वो देखेंगे, बट उसके लिए आपका नेटवर्क एनालिसिस अच्छा होना जरूरी है। फिर हम बात करेंगे इसके बाद टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, कि जो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर आपने कंपोनेंट्स लगाए हैं, वो कंपोनेंट्स की वैल्यूज को कैसे डिराइव करोगे। तो वो टेस्ट होते हैं जिसमें कि जिन लोगों ने पढ़ा है वो जानते होंगे, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, ये सारे टेस्ट हम लोग कंडक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। टेस्टिंग के बाद हम जाएंगे लॉसेज इन अ ट्रांसफॉर्मर पे, जहां हमारा मेजर फोकस रहेगा कोर लॉस पे। तो लॉसेज में बेसिकली हम 4 लॉस कवर करते हैं, कोर लॉस, कॉपर लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस, स्ट्रे लोड लॉस। हर लॉस को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और उसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है ये देखेंगे। लॉसेज आ जाने के बाद हम ट्रांसफॉर्मर में बात करेंगे एफिशिएंसी की। हर मशीन के लिए देखो एफिशिएंसी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो जितने भी चैप्टर कवर करोगे हर एक में एफिशिएंसी निकालना कंपलसरी है। इसीलिए मैंने ये चीज बोली थी, अगर एक जनरल आइडिया रखोगे ना माइंड के अंदर कि एफिशिएंसी कैसे निकलती है या लॉसेस कैसे आते हैं, तो आप हर मशीन के लिए डिराइव कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। एफिशिएंसी के बाद अगला पैरामीटर जो हम बात करते हैं दैट इज वोल्टेज रेगुलेशन, कि ट्रांसफॉर्मर का वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कैसे निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मर पे जब लोड बढ़ाया जाता है तो उसका वोल्टेज कैसे चेंज होता है। लोड बढ़ाने का मतलब होता है कि करंट अगर इंक्रीज करेंगे हाउ विल द वोल्टेज चेंज। तो वो हम लोग देखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की टर्म्स में। वोल्टेज रेगुलेशन कवर करने के बाद हम लोग नेक्स्ट किस टॉपिक पे आ जाएंगे, वोल्टेज रेगुलेशन के बाद आ जाएंगे हम डायमेंशंस पे, कि ट्रांसफॉर्मर के साइज का उसके पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दैट इज डायमेंशन। देन मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट, कि एक ट्रांसफॉर्मर को एक मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट की तरह कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मर की लीकेज, मैग्नेटाइजिंग, ये सारी इंडक्टेंसेस सेल्फ और म्यूचुअल की टर्म्स में डिराइव करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट के बाद हम बात करते हैं 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर की, कि जिस ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सारी वाइंडिंग्स होती हैं उसको हम लोग कैसे डील करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें मिलकर के अपना सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर कवर हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज ऑटो ट्रांसफॉर्मर। काफी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जो सब लोगों को दिक्कत करता है वो टॉपिक है 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। ठीक है,
थ्री फेज ट्रांसफार्मर में सारे कनेक्शन देखेंगे जो किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उसमें से कितने कनेक्शन गेट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं ये चीज मैं आपको साथ में बताता हुआ चलूंगा। तो जो लोग सिर्फ गेट की तैयारी कर रहे हैं वो उन कनेक्शन पे ही फोकस करें जिसपे गेट में न्यूमेरिकल फ्रेम हो सकता है, ठीक है। यहां कनेक्शन कई तरह के आ जाते हैं, जैसे स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, ओपन डेल्टा, स्कॉट, ये सारे कनेक्शन कवर करते हैं। इसके बाद पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, कि जब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मर्स को साथ में पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाता है तब किस तरह से वो लोड को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हार्मोनिक्स कवर करेंगे, ठीक है। हार्मोनिक्स को हम हर मशीन के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। आपका एक अंडरस्टैंडिंग मैं यहां बिठाना चाहता हूं कि किस तरह से हार्मोनिक्स मशीन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से देखेंगे। और लास्ट पार्ट इज इनरश करंट, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर वाली यूनिट अपनी थोड़ी वाइड हो जाती है, जैसा कि देख सकते हो इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो जाते हैं। तो कवर हर टॉपिक बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन साथ साथ इस चीज पे हमेशा ध्यान देना कि उस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो अगला चैप्टर अपना आ जाता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है, मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। तो ये एनर्जी कन्वर्जन किस तरह से चलता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, कहां पे कौन सा एनर्जी स्टोर होता है, कौन सा एनर्जी लॉस होता है, सबसे पहले हम यही बात करेंगे। यानी बेसिक फ्लो डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि जनरेटर का फ्लो डायग्राम क्या होता है, पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है, मोटर का पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है, कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व होती हैं, मैग्नेटिक एनर्जी को ही क्यों एक लिंकिंग मीडियम लिया जाता है बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं, जबकि हमें क्वेश्चन करना चाहिए व्हाई, ठीक है। बहुत सारे मशीन के बारे में जो आपके व्हाई क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर आपको इस चैप्टर के अंदर मिलता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, देखो पावर फ्लो इन जनरेटर एंड मोटर, इसके बाद हम देखते हैं फोर्स एंड टॉर्क इन अ रिले और इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो बेसिक बात करेंगे कि किस तरह से फोर्स या टॉर्क निकाला जा सकता है। तो उसके लिए जो जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है, जैसे यहां पे एनर्जी की बात होती है, को एनर्जी की बात होती है, तो ये सारी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। बहुत छोटा सा चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, ये बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत कम नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर कवर हो जाता है, बट इस चैप्टर का रेलेवेंस जब हम ये कवर करेंगे तब आपको समझ आएगा कितनी ऐसी चीजें हैं जिन पे आपने ध्यान नहीं दिया बट वो रेलिवेंट हैं जब मशीन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपना आ जाता है डीसी मशीन्स, ठीक है। तो डीसी मशीन के बारे में बात करते हैं। अब डीसी मशीन में भी देखो जो शुरुआत होती है ना अपनी, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन से ही हम शुरू करेंगे। कंस्ट्रक्शन, अब यहां वर्किंग प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग कोई बहुत ज्यादा वाइड नहीं होती है, बट यहां वर्किंग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर देखो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स जुड़ जाते हैं, जैसे कि यहां पे फील्ड वाइंडिंग के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से सिंगल लेयर, डबल लेयर वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग,
फिर आर्मेचर रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर हमारा जुड़ जाता है। कम्यूटेशन वाला टॉपिक हमारा यहां पे जुड़ जाता है। कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इंटरपोल, ये सारी चीजें हमारी डीसी मशीन के अंदर इंक्लूड होती हैं। लेकिन देखो डीसी मशीन का अगर कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझते हो, कवर करते हो, तो होगा क्या कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन के बाकी की रोटेटिंग मशीन में भी कैरी ओवर हो जाएंगे, यानी वही कॉन्सेप्ट आपके सिंक्रोनस और इंडक्शन के अंदर भी यूज हो सकते हैं। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से ध्यान देना, आगे की मशीन में ये वाला पार्ट कॉमन हो जाता है। इसके बाद देखो, इसके बाद वाला पार्ट काफी छोटा हो जाता है डीसी मशीन में। पहले हम बात करते हैं ईएमएफ और टॉर्क इक्वेशन की। दो इक्वेशन डिराइव करेंगे, एक ईएमएफ के लिए, एक टॉर्क के लिए। फिर डीसी मशीन के कनेक्शंस के बारे में बात करेंगे, जैसे शंट मशीन हो गई, सीरीज मशीन हो गई, सेपरेटली एक्साइटेड, कंपाउंड, ये सारी चीजें बात करेंगे। किस तरह का सर्किट होता है, किस तरह से उसका कनेक्शन होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्ट पे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है कुछ सर्टेन पैरामीटर्स का, और ये दोनों ही मशीन के लिए किया जाएगा, एक जनरेटर और एक मोटर के लिए। इसके अंदर सारी कैटेगरीज देखेंगे, सेपरेटली एक्साइटेड, शंट एक्साइटेड, सीरीज, कंपाउंड, और उनके कुछ ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे वोल्टेज वर्सेस करंट, टॉर्क वर्सेस स्पीड, इस तरह के कुछ ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आने के बाद हम बात करते हैं स्टार्टिंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है, स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, ब्रेकिंग ऑफ डीसी मोटर, ठीक है। तो हर मोटर के अंदर ना ये तीन चीजें जरूरी होती है कि मोटर को स्टार्ट कैसे किया, फिर कैसे डिसाइड किया कि मोटर कितनी स्पीड पे घूमेगी, और लास्ट उस मोटर को रोका कैसे गया। तो जहां कहीं मोटर डिस्कस होगा ये तीनों चीजें कॉमन रहती हैं, ठीक है। अब ये ब्रेकिंग वगैरह पढ़ने के बाद डीसी मोटर की, इसके बाद हम लोग किस टॉपिक पे आ जाते हैं, टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, जिसमें हॉपकिंसंस टेस्ट, स्विनबर्न्स टेस्ट, जैसे हमने ट्रांसफार्मर में देखा था ऐसे ही यहां पे भी टेस्टिंग होती है। फिर पैरेलल ऑपरेशन ऑल्टरनेटर का, सॉरी ऑल्टरनेटर नहीं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं वो काफी कम हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर के मुकाबले इसका जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना वो बहुत वाइड है। ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट इतना ज्यादा मेजर नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। उसके अंदर न्यूमेरिकल टॉपिक बहुत ज्यादा है, जबकि डीसी मशीन के अंदर न्यूमेरिकल बहुत छोटे पोर्शन में कंसंट्रेटेड रहते हैं, यहां थ्योरी एस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। तो डीसी मशीन के जो क्वेश्चन होते हैं ना जनरली बहुत कम फॉर्मूले से सॉल्व हो जाते हैं, यहां फॉर्मूले ज्यादा रटने के हैं ही नहीं, लेकिन बस दिमाग ये लगाना पड़ता है कि कहां कैसा फॉर्मूला, कहां कैसी प्रोपोर्शनैलिटी यूज करनी है। तो वो स्किल सीखने की कोशिश करना, जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगर वो चीज आपने पकड़ ली तो डीसी मशीन का क्वेश्चन तो आपको कुछ भी याद करके जाने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी ऐसा कैरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना आपका नॉलेज डेवलप हो जाएगा इसके लेक्चर्स के अंदर उतना आपके लिए सफिशिएंट है, इसको बार बार रिवाइज भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जितना भी कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ना इस पे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम के अंदर बहुत कम चांस है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से अपना काम शुरू होगा ईएमएफ एंड टॉर्क इक्वेशन से। फिर भी कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी बेसिक चीजें आपको याद रखनी है वो मैं आपको समराइज भी करा दूंगा, सारी ए टू जेड चीजें याद करने की कोशिश मत करना। तो देखो ट्रांसफार्मर काफी वाइड चैप्टर है और डीसी मशीन उसके मुकाबले काफी छोटा चैप्टर है। अब इसके बाद हम आते हैं अगला अपना सिंक्रोनस मशीन्स पे। अगेन मशीन की जो भी शुरुआत होती है वो उसकी कंस्ट्रक्शन से होती है। कंस्ट्रक्शन में दोनों पार्ट कवर किए जाएंगे, स्टेटर और रोटर, ठीक है। तो यहां कॉन्सेप्ट देखा जाएगा ये सिंक्रोनस स्पीड क्या चीज होती है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। तो इस कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम बात करते हैं यहां पे रोटेटिंग मैग्नेटिक
फील्ड की। और रोटर के अंदर देखेंगे सिलेंड्रिकल रोटर होता है, सेलिएंट पोल रोटर होता है, ये सारी बातें करेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन की। सिंक्रोनस मशीन के लिए भी किस तरह से इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाला जाता है उस बारे में बात की जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमारे पहले पार्ट में कवर हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं मशीन के अंदर वोल्टेज ड्रॉप कौन कौन से होते हैं, जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस की बात हो जाती है, लीकेज रिएक्टेंस की बात हो जाती है, और आर्मेचर रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। आर्मेचर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सिंक्रोनस मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी के अंदर हम बात करते हैं हार्मोनिक्स की, कि यहाँ पे स्पेस हार्मोनिक, टाइम हार्मोनिक, ये सारा डिस्कशन हम यहां कवर करते हैं। फिर इसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट की बात आ जाती है। जब आपको ये पता है कि कंपोनेंट क्या क्या यूज होने वाले हैं तो हम इक्विवेलेंट सर्किट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जो ईएमएफ इक्वेशन है ना, इसके अंदर आपका ये आ जाता है पिच फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, वाइंडिंग फैक्टर, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां आ जाती हैं, ठीक है। हो सकता है ऑर्डर में इसका थोड़ा सा शफल करूं अभी, बट मैं टॉपिक लिस्ट डाउन कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है। फिर सिक्स्थ आ जाता है इक्विवेलेंट सर्किट कवर करते ही वोल्टेज रेगुलेशन की बातें। जैसे ट्रांसफार्मर में निकाला था ऐसे यहां निकालेंगे। फिर मेथड्स टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे ईएमएफ मेथड, एमएमएफ मेथड, पोर्टियर ट्रायंगल, ये सारी चीजें कवर करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे अभी हमने डीसी मशीन में बोला है ऐसे ही यहां ऑल्टरनेटर की कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक बनाई जाती है, ठीक है। और ये देखोगे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वाला जो पार्ट है ना वो डीसी जनरेटर जैसा ही होता है, बट वो ग्राफ यहां भी ड्रॉ किए जाते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन होने के बाद, कैरेक्टरिस्टिक्स होने के बाद, हम यहां बात कर लेंगे एफिशिएंसी की। अगेन लॉसेस कौन कौन से होंगे वो भी देखा जाएगा। एफिशिएंसी लॉसेस के साथ साथ पावर एंगल इक्वेशन यहां काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा एक सिंक्रोनस मशीन के अंदर, ठीक है। इतना पार्ट हम लोग सिलेंड्रिकल मशीन में कवर करते हैं। इसके बाद अलग से हम पढ़ते हैं सेलिएंट पोल मशीन, ठीक है। फिर सिंक्रोनस मोटर के अंदर कुछ टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं, जैसे पावर फैक्टर करेक्शन वगैरह, तो सिंक्रोनस मोटर को भी मैं अलग से लिस्ट डाउन कर रहा हूं। फिर हम लोग बात करते हैं यहां पे हंटिंग की, फिर स्टार्टिंग ऑफ मोटर की। यहां स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट होती है। तो यहां सिर्फ हमारे लिए जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो है स्टार्टिंग। तो देखो सबसे बड़ा चैप्टर हुआ आपका ट्रांसफॉर्मर, उससे नेक्स्ट जो लेंथ में चैप्टर आता है वो है सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। और काफी ज्यादा बच्चों को सिंक्रोनस मशीन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ फेजर वगैरह वाला पार्ट आ जाता है। तो मैं आपको ये भी समझाऊंगा किस तरह से फेजर को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि जब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या वर्चुअल कैलकुलेटर है जैसे कि गेट में, तो वहां फेजर कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो हमें यह भी देखना है कि फेजर से बचते हुए किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। तो वो वाला पार्ट भी हम लोग देखेंगे। अब इसके बाद देखो यहां तक आते आते ना बहुत सारे लोग वैसे ही हिम्मत तोड़ देते हैं मशीन के अंदर कि यार इतना ज्यादा है कि हमसे हो ही नहीं पा रहा है। तो ये ध्यान रखना मशीन के अंदर जो है ना कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है। जैसे जब मैं क्लास के अंदर मशीन पढ़ाता हूं तो मैं देखता हूं कि 1 महीना क्लास अगर हमारी चलती है तो धीरे 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 बच्चे कम होते जाते हैं। कुछ बच्चे आ जा रहे हैं, फिर वो नहीं आ रहे, अगले दिन कल कुछ और बच्चे आ रहे हैं। तो वो कंसिस्टेंसी जो है ना मशीन के सिलेबस में बना पाना एक तो टिपिकल है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर किसी चैप्टर में कमांड नहीं आया तो अदर चैप्टर भी अच्छा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इनको जो है ना 4 सब्जेक्ट की तरह ही देखो, एक सब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मर, एक डीसी, एक सिंक्रोनस, एक इंडक्शन। अगर अलग अलग सब्जेक्ट की तरह ही ट्रीट कर लोगे इन्हें
तो डर वाली बात ही खत्म हो जाएगी। लेकिन पूरा मशीन एक साथ कवर करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि फ्लो टूट जाता है ना, तो जो कुछ कॉमन थीम चल रही है, जो कुछ कॉमन बेसिक्स चल रहे हैं वो छूट जाएंगे। तो ऐसा मत करना कि मैंने ट्रांसफॉर्मर डीसी कर लिया है, सिंक्रोनस इंडक्शन में बाद में करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इंडक्शन मशीन पे आते हैं। अगेन देखो, पहला पार्ट तो वही आएगा, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। यहां वर्किंग के बारे में ज्यादा बात रोटर पे होती है कि स्क्वायरल केज रोटर होगा, स्लिप रिंग रोटर होगा, तो किस तरह का रोटर होगा उस पर बात करते हैं। और वर्किंग के अंदर भी दो तरह के प्रिंसिपल होते हैं, एक तो इंडक्शन मोटर और एक इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये दोनों चीजें कवर करेंगे। कंस्ट्रक्शन कवर करने के बाद हम बात करेंगे ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ईएमएफ, करंट एंड पावर के बारे में। तो यहां से पावर इंट्रोड्यूस जब हो जाएगा तो हम सीधा अगला टॉपिक पे जंप कर जाएंगे, दैट इज लॉसेस एंड एफिशिएंसी। एक बार पावर पढ़ लेते हो तो लॉसेस और एफिशिएंसी की बात कर सकते हो। फिर देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडक्शन मोटर के अंदर होता है ये वाला पार्ट, टॉर्क, स्लिप, कैरेक्टरिस्टिक्स। इस पे हमें सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, सबसे ज्यादा वर्क इस चीज पे करना है, जिसमें कि हम बात करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे टॉर्क स्लिप में। टॉर्क स्लिप कवर करने के बाद हम आ जाते हैं स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पे। जैसा मैंने बताया था, अगर मोटर की बात कर रहे हो तो स्टार्टिंग, स्पीड कंट्रोल और ब्रेकिंग, ये तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमें अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूंगा इंडक्शन जनरेटर का। एक टॉपिक मैंने बीच में मिस कर दिया, तो लास्ट में लिख रहा हूं, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ठीक है, फिर हार्मोनिक्स की वजह से यहां जो फिनोमिना होता है उसके बारे में बात करेंगे, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे हाई टॉर्क केज मोटर के बारे में कि केज मोटर का कैसे टॉर्क बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद हाई टॉर्क केज मोटर के बाद हम आ जाएंगे लास्ट टॉपिक इसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। चारों चैप्टर में जो है ना, सबसे छोटा चैप्टर आपको पड़ेगा ये इंडक्शन मशीन, चारों मशीन में से। ठीक है, ये देखने में लग रहा है टॉपिक ज्यादा है, बट इससे ज्यादा टाइम हमें डीसी मशीन के अंदर लग जाता है। इंडक्शन मशीन के क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, ट्रिकी होते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस पार्ट पे बेस्ड होते हैं, टॉर्क, स्लिप, कैरेक्टरिस्टिक। ये तो वैसे भी जब हम प्रॉब्लम वीडियोस देखेंगे तो ये आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है और ज्यादा क्वेश्चन कहां कंसंट्रेटेड होते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर स्पेशल मशीन, बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसके अंदर 3 या 4 हम लोग एक्स्ट्रा मोटर्स कवर करते हैं, जैसे स्टेपर मोटर, हिस्टेरेसिस मोटर। इस तरह की 3 या 4 मोटर मैं आपको कवर कराऊंगा जो कि अदर एग्जाम में ऑफन पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा मशीन का पूरा सिलेबस रहेगा जिसमें ज्यादा टाइम हमें स्पेंड करना है 4 चैप्टर्स पे, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस और इंडक्शन। और आप लोगों का क्या काम है, जैसे जैसे मशीन कवर हो रहा है, एक तो अपना टाइमलाइन मेंटेन रखो कि कब तक मशीन कवर करने वाले हो, कितने वीडियो आप देखने वाले हो, कितने क्वेश्चन लगाने वाले हो, ये चीजें साइमल्टेनियसली मेंटेन करना है। और लगातार अगर एक अच्छे से 1 महीना डेडिकेट कर दोगे मशीन को, तो 1 मंथ मोर देन सफिशिएंट है मशीन पे कमांड लाने में। अगर 4 वीक्स में काम नहीं हो पा रहा तो मैक्स टू मैक्स 5 वीक्स या 6 वीक्स आप लोग दे सकते हो। 6 वीक्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मशीन को तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो जिन लोगों के पास टाइम ज्यादा है, जो जल्दी शुरू कर रहे हैं, वो 45 डेज तक का अपना टारगेट रख सकते हैं मशीन का। जिनके पास टाइम कम है वो 30 डेज में कवर करने की कोशिश करें, और लेक्चर के लिस्ट के हिसाब से ये डिसाइड कर लो कि कब आपको कितना पोर्शन कवर करना है। डे वाइज अपना शेड्यूल बना लो, ज्यादा दूर का मत सोचो, बट डेली आपका जो भी टारगेट है ना उसको अचीव करने पे काम करो। अगर डेली का टारगेट अपना हिट करते रहोगे
तो आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म सोचोगे कि यार अभी तो 40 दिन और हैं, 30 दिन और हैं, कैसे हो पाएगा, तो वहां से आप मोटिवेशन लूज करना स्टार्ट कर जाओगे। तो ज्यादा लंबा मत सोचो मशीन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। मानता हूं कि इसके अंदर डर लगता है, लेकिन आपका एम क्या है, डे बाय डे आपका जो टारगेट है वो डेली अचीव करते जाओ और मशीन अपने आप साइड बाय साइड तैयार होता चलेगा। तो सबसे पहले अपने माइंड से मशीन का फोबिया निकालो, डर निकालो। एक बार डर निकलेगा तभी वहां नॉलेज के लिए जगह बनती है। तो आप सीख तभी सकते हो जब पहले इससे डरना छोड़ोगे। मशीन ऐसा कोई नहीं है कि कुछ जादू है या कोई रॉकेट साइंस है जो कि नहीं समझ सकते। मशीन के अंदर डेप्थ बहुत है, लेकिन बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बिल्ड करके यहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें बनाई गई हैं। तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया जाए तो बड़ी से बड़ी मशीन की वर्किंग आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम कॉमन थीम के बारे में ही काम करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बड़ी चीजें हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर से हम लोग अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैंने बताया मैं आपको मटेरियल, ईएमटी, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। तो वो एक बार आप कैरी करते हो तो आगे के चैप्टर्स आपके लिए थोड़ा सा खुल जाते हैं, थोड़ा इजी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अगले लेक्चर पे जल्दी से सभी लोग मूव करें और अगला लेक्चर ओपन करो और सीधा मशीन पढ़ना स्टार्ट करो। यहां से कोई बहाना नहीं चलेगा कि यार अभी कल से करते हैं, ये है वो है, नहीं, अभी से शुरू करो। कम से कम एक लेक्चर आप लोगों को अभी और कवर करना है, ताकि ये रहे कि आपका मशीन का सिलेबस स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सब लोग तैयार कर सकते हैं मशीन, कोई डरने वाली बात नहीं है। एक बार खुद से सब लोग जोर से बोलो कि भाई हम लोग कर सकते हैं, वी कैन वाला फीलिंग होना चाहिए। एक बार आपके अंदर वो फीलिंग है कि मैं कर सकता हूं, जब बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टिपिकल नहीं है। तो मशीन में मोटिवेशन बनाए रखेंगे, इंटरेस्ट बनाए रखेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से हर कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जल्दी से सभी लोग नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो। थैंक यू।